आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह करीवाला जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई धर्मवीर नैन जी, मरू प्रदेश के राजस्थान के संयोजक जयवीर गोदारा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव लीलूराम आसाखेड़ा जी, चौधरी विजय सिंह खोड़ जी, मोहनलाल जी जोड़ जी, हल्का इलाहाबाद के पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह खोड़ जी, शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गोदारा जी, मंच पे मेरे साथ में बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता चाननमल गिगोरानी जी, सुनील कानसरिया जी, सुशील कानसरिया जी, प्रहलाद कनोई जी, पूर्व में रहे चेयरमैन काशीराम पवार जी, श्री मोहनलाल कामरा जी, पूर्व में रहे चेयरमैन निंदी जी, चतुर्भुज बणीवाला जी, जय सिंह गोदारा जी, हंसराज कंबोज जी, विशंबर शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस नामांकन पत्र की सभा में आए हुए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो साथी वक्ता बोलने वाले थे उन्होंने आपके बीच में खुल करके इस बात की चर्चा करी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे। 5 तारीख के चुनाव में प्रदेश की जनता ने एक फैसला कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। साथियों, मैंने पिछले साल 24 फरवरी से एक यात्रा शुरू करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के लोगों के किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्या वायदे भाजपा ने आपके साथ किए, कौन कौन सा पूरा हुआ, लोग किस तरह का जीवन यापन आज कर रहे हैं, इसके लिए चौटाला साहब ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि मैं हरियाणा प्रदेश की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाऊं और प्रदेश के लोगों से मिलकर के सारी जानकारी हासिल करूं। 24 फरवरी से लेकर के 11 सितंबर तक 6 महीने 11 दिन मैंने लगातार पैदल चल करके 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था। 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। और साथियों, किस तरह के हालात प्रदेश के, इस बात की जानकारी ली थी। मैंने जब लोगों से मिल रहा था, पूछ रहा था
कि भाजपा जजपा की 5 साल की जो सरकार है, इस सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको कोई सुविधा मिली हो। लोग दुखी थे, परेशान थे, हर वर्ग के लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। जब मैं बुजुर्गों के बीच में बैठ करके उनसे चर्चा करता था तो एक ही बात कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सम्मान चौधरी देवीलाल ने हमें दिया था, जो पेंशन हमारी चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने वो पेंशन हमारी 1,80,000 रुपए की इनकम के नाम के ऊपर काटने का काम किया। मैंने पूरे हरियाणा की जानकारी जब ली तो आपको सुनकर के हैरानी होगी, 6 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी। जब मैं माताओं और बहनों से बैठ करके बात कर रहा था तो मुझे बताया गया महंगाई बढ़ गई। मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। मोदी जी ने कहा था महिलाओं को चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस का कनेक्शन घर घर पहुंचा दूंगा। लेकिन माताएं बहनें कह रही थी महंगाई बढ़ने की वजह से हमारे सामने बड़ी दिक्कत है, हम परेशान हैं। नौजवान से जब मिला, नौजवान कह रहा था बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से मिला तो बच्चों ने कहा स्कूलों के ताले लग गए। किसी हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर नहीं था, स्कूल में गए तो मास्टर नहीं था। लोग बिजली के बिलों से परेशान थे। गरीब आदमी जिसका पीला कार्ड था, इस सरकार ने 9 लाख के पीले कार्ड काट करके उसको दुखी किया। लोग कह रहे थे विधानसभा का चुनाव आएगा, हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। आज जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वहीं साथियों कांग्रेसियों की दाल जूतियों में बट रही है। आज पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। जगह जगह कांग्रेस के लोग कांग्रेस के टिकट लेने वाले उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। आज अगर किसी पे भरोसा और विश्वास है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पे भरोसा करते हैं। इलाहाबाद के लोगों ने सदैव मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसे वक्त में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आप लोगों ने मुझे विधानसभा में पहुंचाया था, मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था। जब मैंने पहला चुनाव आपके यहां से लड़ा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था। चौटाला साहब ने 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, इलाहाबाद और उचाना से चुनाव लड़ा। जब उचाना से जीत गए, आप लोगों से बात करके उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था। आपने चौटाला साहब के सामने प्रस्ताव रख दिया था कि आप तब हमारे यहां से इस्तीफा दोगे जब आप अपनी जगह अवैध सिंह को चुनाव मैदान में उतारोगे। मैंने वो जब चुनाव लड़ा था, नई नई सरकार हुड्डा की बनी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद के लोगों के साथ अनेकों वायदे किए थे। हर गांव के अंदर मंत्री एमएलए बिठा दिए थे। तरह तरह के लालच, लोभन, प्रलोभन देकर के कहीं आपसे वोट हासिल करना चाहते थे। लेकिन आप लोगों ने कांग्रेस के बहकावे में आने की बजाय मुझे अपना बेटा और भाई मान करके आशीर्वाद दे करके विधानसभा में चुन करके भेजने का काम किया था। उसके बाद साथियों फिर एक उपचुनाव लड़ने का मुझे मौका आपके यहां से मिला। 3 काले कानून बना दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
और मैं आप लोगों से जब मिला कि हमें इन 3 काले कानूनों का विरोध कैसे करना चाहिए, आप लोगों ने खुल करके कहा कि देश के किसान की ताकत बढ़े, काले कानून वापिस हो, किसान आंदोलन मजबूत हो, इसके लिए आप बड़ा फैसला ले। आप लोगों ने मुझे कहा कि आप विधानसभा से इस्तीफा देकर के आंदोलन में जाकर के बैठ जाओ, जब दोबारा चुनाव आएगा तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप आपकी उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जब उपचुनाव आया था तो साथियों, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, सैकड़ों करोड़ रुपया बांटा जा रहा था। ये कांग्रेसी जो हमें वोट काटू कहते हैं, ये मुझे हराने के लिए यहां आकर के एक तरफ किसान की बात करते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था। ये हुड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर करने का काम करता है, इस हुड्डा ने तो कागदाना गांव के अंदर कांग्रेस की सभा में एक बात कही कि वैसे तो मैं आपको कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आया हूं, लेकिन यह भी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से गोविंद जो चुनाव लड़ रहा है वो भी मेरा मित्र है। इशारा कर रहा था, कह रहा था कांग्रेस की बजाय भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। लेकिन आप लोगों ने उस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस को, भाजपा को, जो आपस में मिलकर के लड़ रही थी, ये चाबी वाले जिन्होंने दिन रात मेरे खिलाफ कोई ढाणी गांव घर नहीं छोड़ा था, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करना चाहते थे, आप उन सबको सबक सिखाया और मुझे फिर आपने आशीर्वाद दिया। अब की बार की लड़ाई एमएलए की लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बारी बारी ये बात कही कि सरसा जिला के अंदर हम किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़े, विधायक बनाने के लिए नहीं लड़ेंगे। सरसा जिला का राज बने, सरसा जिला का मुख्यमंत्री बने, हमारी लड़ाई प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की है। फैसला आपने करना है, सारी चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दाव लगता है, अगर बीजेपी का कोई दाव लगेगा तो फिर मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र जिले का बनेगा, आपके जिले का नहीं बनेगा। अगर कांग्रेस का दाव लगे तो फिर मुख्यमंत्री रोहतक का बनेगा, सरसा का तो कोई मतलब ही नहीं बन सकता। और अगर आप बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 5 सीटें जीत करके दोगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अपनी अगर सरकार बनाना चाहते हो तो फिर साथियों, इस चुनाव में मुख्यमंत्री के चूप पे, मुख्यमंत्री के नाम के नारे के साथ इस चुनाव को जीतने का काम करना। मेरा काम था इलाहाबाद से नॉमिनेशन फाइल करने का। मैंने अपनी जिम्मेवारी आज निभा दी, अगली जिम्मेवारी आपकी लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस चुनाव में 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं आपको कम समय दे पाऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा
कि पार्टी का एक एक साथी जो है, बुजुर्ग अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला समझ करके, मेरी उम्र के लोग अभय सिंह चौटाला मान करके अपने आप को इस चुनाव के अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। इस बात को निभाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? ये जिम्मेवारी आपको दे करके जा रहा हूं। और साथियों, कुछ बातें और आपके साथ खुल करके करना चाहता हूं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तरफ से तरह तरह के वायदे करते हैं, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस वाले भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हुड्डा रोज नए नए बयान देता है। हुड्डा कहता है हमारी सरकार बन गई, पेंशन 6,000 कर दूंगा। हुड्डा कहता है 500 रुपए का सिलेंडर दे दूंगा। कहता है 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे। जब कांग्रेस के लोग आपके बीच में वोट मांगने आए, जब इस तरह की बात कहें, उनसे पूछना तुम 10 साल सत्ता में थे, उस 10 वर्ष के अंदर पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? तब गैस का सिलेंडर महंगा क्यों किया? पेट्रोल और डीजल के रेट क्यों बढ़ाए? तब महंगाई को आसमान की तरफ बढ़ाने का काम क्यों किया? तब पूछना बिजली के बिलों में बढ़ोतरी क्यों हुई? अब कहते हो 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ये बात इन्होंने तब कहनी शुरू करी जब मैंने यात्रा के दौरान लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे। तब इनके पेट पे सांप लौटना शुरू हो गया था। लोग हमारे पे विश्वास और भरोसा करते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अगला राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनाने का काम करेंगे। बीजेपी वाले उससे भी आगे बढ़ करके वायदे कर रहे हैं। लेकिन चौटाला साहब हमेशा एक बात कहते हैं, नरवलगढ़ तो वो जाएगा जिसको जाने की है बाण के। वायदे अगर इस प्रदेश में किसी ने पूरे किए तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। भाजपा गारंटी की बात करती है। भाजपा की गारंटी फेल हुए 10 वर्ष हो गए। मोदी ने वायदा किया था, कहा था 15-15 लाख दूंगा। कांग्रेस के राज में जो पैसा लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया उसको वापस लाऊंगा। हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने की बात कही गई थी। 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार की गारंटी दी थी। किसान से वायदा किया था एमएसपी का कानून बनाऊंगा। कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। 2022 में किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। माताओं और बहनों से कहा था महंगाई पे रोक लगा दूंगा। लेकिन साथियों, 4 वर्ष में 3 काले कानून बनाए। किसी एक व्यक्ति के खाते में 1 नया पैसा नहीं दिया। किसी पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं मिला। इनके राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, बेरोजगारी बढ़ी, अपराध बढ़े, नशा बढ़ा। आज हर व्यक्ति इनको बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ना कांग्रेस ने 10 साल में हमें कुछ दिया, केवल सरसा जिला के लोगों के साथ भेदभाव किया। अगर नौकरी मिली, रोजगार मिला, अगर कोई विकास के काम हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2000 से 2005 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सरसा जिला के अंदर ना सड़कों की कमी रहने दी, ना स्कूलों की कमी रहने दी, ना हॉस्पिटल की कमी रहने दी, ना एजुकेशन की कमी रहने दी, ना नहरों की कमी रहने दी। जहां भी गांव के 5 आदमी जाकर के चौटाला साहब से मिलकर के कहते थे हमारे गांव को
फलानी चीज की दिक्कत है, साथ के साथ आदेश हो जाते थे, 24 घंटे में काम होता था। आज कोई सुनने वाला नहीं है। आज तो केवल और केवल कैसे दाव लगे, कैसे सत्ता में आए, इसके लिए आपस में मिलकर के कहीं प्रदेश को कमजोर करना और लूटना चाहते हैं। साथियों, मैं बता रहा था कि कैसे चौधरी देवीलाल ने अपने वायदे पूरे किए। सन 1986-87 की बात है। बहुत सारे लोग जींद में गए होंगे, समस्त हरियाणा सम्मेलन था, लाखों की संख्या में लोग थे। चौधरी देवीलाल अपने भाषण में कह रहे थे, बूढ़ो मर मत जाना, 100 रुपए पेंशन करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था, कहा था 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा, किसान का, मजदूर का, छोटे कर्मचारी का, छोटे दुकानदार का। और यह भी कहा था 5100 रुपए गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में दूंगा। बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहते थे चौधरी देवीलाल भकारा है, अनपढ़ आदमी है। प्रेस के लोगों ने जब चौधरी देवीलाल से सवाल किया, चौधरी देवीलाल ने कहा कानून बनाऊंगा। आपने सत्ता सौंपी और चौधरी देवीलाल ने कानून बना करके बुजुर्ग को 100 रुपए पेंशन का मान सम्मान देने का काम किया। 10-10 हजार के कर्जे माफ किए और गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए कन्यादान की स्कीम लागू कर दी थी। जो काम चौधरी देवीलाल ने किए, उन कामों को न केवल हरियाणा प्रदेश में वो चीज लागू हुई, बल्कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों ने चौधरी देवीलाल की देखा देखी करके अपने अपने प्रदेश में लागू करने का काम किया। आज फिर हरियाणा प्रदेश की हालत बहुत बदतर है। मैं बहुत नजदीक से देख करके आया हूं, मैं लोगों से मिल करके आया हूं। हम लोगों ने जब आपस में समझौता किया, बसपा ने और हमने उस समझौते के अंदर बैठ करके बातचीत करी खुल करके कि हमें आने वाले समय में सरकार बनने के बाद लोगों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए। दोनों पार्टियों की राय बनी कि आज जिस तरह के हालात हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं आज पिस रहे हैं। हमें सुविधाएं प्रदान करके लोगों का जीवन यापन बड़ा करना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि लोग हमारे पे विश्वास भरोसा करेंगे, हम लोगों से खुल करके पूछेंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको मेरे पे इस बात का भरोसा है कि जो बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, सरकार बनने के बाद आपसे किया हुआ वायदा पूरा हो जाएगा? अगर आपको विश्वास है तो बोल करके बताओ कि आपको भरोसा है मेरे ऊपर। अगर आप भरोसा करोगे और मुझे फिर से अपने यहां से आशीर्वाद देने का काम करोगे, मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करोगे, तो अब की बार हालात जो हैं आपके सामने हैं। ना भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती, ना कांग्रेस आ सकती। अब तो सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहने वाली है। और फिर ये मान के चलो, जब ये चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। मेरे पास तो औरों को चल करके आना पड़ेगा। और जब आपकी सरकार बनेगी तो आपसे वायदा करता हूं और कहता हूं, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू करी थी 35 वर्ष पहले, हम उस पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। 100 रुपए वाली पेंशन 7500 रुपया करके देंगे ताकि बुजुर्ग का गुजारा बढ़िया हो। जहां पेंशन बढ़ाएंगे वहीं आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है।
हमने पहले भी रोजगार और नौकरी की कमी नहीं रहने दी थी। सरकार बनाओ, ऐसा कानून बना दूंगा कि हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी मिलेगी। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये माताएं बहनें बैठी हैं, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा, मोदी ने तो नहीं दिया। हुड्डा कहता है 500 का दे दूंगा, जब इनका राज था तब याद नहीं आई थी। अगर सुविधाएं दी तो चौटाला साहब ने दी, चौधरी देवीलाल ने दी। आप दोबारा सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए उसकी रसोई बढ़िया चले, रसोई का पैसा ना मांगना पड़े, इसका भी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ मुफ्त में बिजली दूंगा, पानी दूंगा, शिक्षा का सुधार करूंगा, स्वास्थ्य फ्री में, इलाज फ्री में कराने का काम करेंगे। मेरे से पूछ रहे थे प्रेस वाले लोग, बिजली कैसे मुफ्त में दोगे? मैंने उसको बताया क्या सोलर का जमाना है, हम हर घर के अंदर सोलर सिस्टम लगाएंगे और सोलर सिस्टम से किसी को घर में मीटर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मीटर पाड़ करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। कोई कहता है 5 लाख रुपए देंगे इलाज के लिए, कोई 10 की बात करता है। 3.5 लाख करोड़ का बजट है। हमारी जब सरकार थी 2000 से 2005 में, चौटाला साहब ने 60 वर्ष की आयु से बड़े उम्र को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का काम किया था। उस वक्त केवल बजट 22,000 करोड़ का था, अब 3.5 लाख करोड़ का है। हम हमारे हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक का इलाज, परमात्मा ना करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार होगा तो इलाज चाहे वो मुंबई में जाके कराए, इलाज चाहे कलकत्ता जाकर के कराए, एक एक पैसा सरकार उसके इलाज पे खर्च करने का काम करेगी। साथियों, आज भी 2 लाख से ज्यादा नौकरियों के पद खाली है। सरकार जो है जिस किसी को रोजगार देती है कच्चा देने के काम करती है। कौशल रोजगार के नाम से एक एजेंसी बना रखी है जिसमें सबसे बड़ा नुकसान बैकवर्ड का हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान शेड्यूल कास्ट का हो रहा है। उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती, अपनी मनमर्जी से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हम उसको खत्म करेंगे और रेगुलर नौकरियां निकालने का काम करेंगे, पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। पहले 6 महीने में 2 लाख बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। वहीं उसके साथ साथ आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ये सफाई के कर्मचारी जो कच्चे हैं, सरकार बनते पहली कलम से इन सबको पक्का करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी को जिसके सर पे छत नहीं है, जो भूमिहीन है, जो कहीं झोंपड़ी में रह करके अपना गुजारा कर रहा है, उसको 100 गज का प्लाट देंगे और उसको साथ साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी बना करके देने का काम करेंगे। पोर्टल से परेशान हो कि नहीं हो, ये जो पोर्टल बना रखे हैं इनसे दुखी हो कि सुखी हो? पोर्टल बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? राज बनाओ, सारे पोर्टल बंद कर दूंगा। केवल और केवल
राशन कार्ड होगा, जिससे पहले सुविधा मिलती थी उसी तरह राशन कार्ड से फिर सुविधा देने का काम करेंगे। साथियों, ये सारी चीजें तब संभव है जब आप सरसा की 500 सीट जीतने का काम करोगे। 500 सीटों की लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है। मेरे से पहले राजवीर अपना जयवीर गोदारा भाषण दे रहा था, मैं सुन रहा था, कह रहा था कि यहां तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार है जो अपनी जेब के अंदर फोटो रखते हैं झोटे का, कोई सांड का रखता है, कोई ऊंट का रखता है। ये लोग तो कोई ऊंट बनने के लिए, सांड बनने के लिए, झोटा बनने के लिए लड़ रहे होंगे। मेरी लड़ाई तो मुख्यमंत्री बनने की है। मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई आपके लिए लड़ूंगा और आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी ला करके देने का काम करूंगा। हमारे बीच में गोविंद कांडा ने अभी आना है। सरसा में अपने भाई के साथ जुलूस में शामिल था, वहां फंस गया, लेट हो गया। मुझे पर्ची लिख करके भेजी है कि मुझे 20 मिनट लगेंगे आने में। जब तक वो आएगा हम लोग उससे पहले बाजार से जुलूस की शक्ल में सब साथी चलेंगे और सब साथी एक जुलूस की शक्ल में चल करके दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। दफ्तर के उद्घाटन में आप सब लोग मेरे साथ चलोगे। हम बाजार से होकर के जाएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आपने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपकी दी हुई सम्मान की पगड़ी को कहीं झुकने नहीं दूंगा। और साथियों, इस एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम दुनिया में बड़ा करने का काम करूंगा। ये जो बातें मैंने आपके सामने कही है, मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी अगले 5 तारीख तक लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, मन जीतेंगे और मन जीत करके इस लड़ाई को, इस चुनाव को जीतने का काम करोगे। यही बात आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।